मुंबई, स्काई ब्लू होटल। खाना खाने के बाद अकीरा वॉशरूम चली गई। अकीरा को जाते हुए देखकर अद्विक खुद को रोक नहीं सका और उसने फिर से अपने भाई से पूछा, बिग ब्रो, क्या आपने सच में उसके साथ शादी कर ली है? अद्विक की फिर से वही बात सुन अभिवंत ने उसको तिरछी निगाहों से घूर कर देखा, जिसे देखकर अद्विक थोड़ा डर गया और उसने एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इतना बोलकर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अद्विक को तब भी चैन कहां पटने वाला था। उसने अपनी आंखें घूमते हुए अभिवंत से कुछ सोचकर कहा, बिग ब्रो, आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ये लड़की बहुत ज्यादा बदल गई है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लग रहा है इसके साथ कुछ गड़बड़ है। आप अपना ध्यान रखना, कहीं नींद में यह आपके साथ कुछ कर न दे। अद्विक की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि अभिवंत के दिमाग में अचानक से कोई ख्याल आ गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। आज सुबह उसके साथ उसकी बाहों में होते हुए भी वह किसी और आदमी का नाम ले रही थी। इतना सोचकर अभिवंत की आंखें एकदम कोल्ड हो गई। इस बात का एहसास अद्विक को नहीं हुआ कि उसने क्या बोल दिया है, इसलिए उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू रखते हुए कहा, यह भी हो सकता है कि वह किसी और से प्यार करती हो और वह आपसे बदला लेने के लिए कोई प्ला। इसे आगे अद्विक कुछ बोलता, अभिवंत ने गुस्से में अद्विक को एक लात मारी, जिस कारण वह नीचे जमीन पर गिर गया। अद्विक के शब्द अभिवंत के गुस्से में आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आउच। बिग ब्रो, आपने मुझे क्यों मारा? अद्विक ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के डेविल स्माइल करते हुए अद्विक को देखकर कहा, लंदन में अभी भी लोगों की कमी है, क्या तुम वहां पर टूर के लिए जाना चाहते हो? अभिवंत की बात सुनकर अद्विक का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया था उसका भाई इस बार उसकी बातों से गुस्से हो गया है। वह जल्दी से जमीन से खड़ा हुआ और अभिवंत के सामने इमोशनल होते हुए बोला, बिग ब्रो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या आप अपने इस छोटे भाई को अपने आप से इतनी दूर भेजेंगे? सॉरी न ब्रो। अकीरा भी वॉशरूम से आ चुकी थी। वह दरवाजा खोलकर रूम में अंदर आई तो उसने पाया कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है। अकीरा को देखकर अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब हो गए। वही अद्विक अभी भी अभिवंत के सामने डरा हुआ खड़ा था। अकीरा ने जब अभिवंत के एक्सप्रेशन देखे तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अकीरा ने अपने मन में बोला, कुछ गलत हुआ है क्या? अभिवंत बिना किसी एक्सप्रेशन के चेयर से उठा और चेयर के पीछे रखा कोट उठाकर उसने अकीरा को पहनाया, फिर उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कार पहले से ही होटल के बाहर खड़ी थी। अभिवंत ने कार का दरवाजा खोला और अकीरा को उसके अंदर बिठाया और फिर दूसरी साइड से खुद उसमें आकर बैठ गया। अभिवंत अपनी कोल्ड वॉइस में व्याख्यात से बोला, ड्राइव। व्याख्यात जो ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए था, उसने अपने बॉस की बात सुनी और वह थोड़ा डर गया। उसने व्यू मिरर से पीछे बैठे हुए अभिवंत को देखा। फिर अकीरा को देखकर उसने अपने मन में बोला, जरूर मैडम ने ही कुछ किया होगा, तभी बॉस इतने गुस्से में है। इतना सोचकर उसने अपना सिर हिला दिया और कार ड्राइव करने लगा। वहीं अकीरा ने अपनी आंखों के कोने से अभिवंत का चेहरा देखा, जो थोड़ा परेशान और गुस्से में दिख रहा था। यह देखकर अकीरा को अजीब लगा, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे अभिवंत को गुस्सा आ जाए। अकीरा ने कुछ सोचकर अभिवंत से धीरे से पूछा, अभी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ने बिना अकीरा की बात का जवाब दिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे फिर से सुबह वाली बात याद आ गई, जिसे सोचकर वह और ज्यादा गुस्से में भर गया। अभिवंत को अनदेखा करते देख अकीरा ने अपने होंठ भींच लिए और सामने व्याख्यात को देखने लगी। पूरी कार में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे समय बीतता रहा, अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब होते रहे। क्या यह लड़की उसे मनाएगी भी नहीं? इतना सोचकर अभिवंत के सीने में इतना गुस्सा भड़क चुका था, वह किसी भी वक्त फूट सकता था। अचानक अभिवंत को अपनी थाइस पर एक गर्म हाथ महसूस हुआ और नाक में किसी के पास होने की खुशबू आई। अभिवंत ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। अकीरा ने जल्दी से अपना हाथ अभिवंत के हाथ पर रख दिया और उसके हाथ को सहलाते हुए अपनी प्यारी टिमटिमाती हुई आंखों से बोली, अभी गुस्सा मत हो ना। अकीरा की आवाज सुनकर उसके दिल में जो इनसिक्योरिटी थी वह बेचैनी में बदल गई।
जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अकीरा की कलाई को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। व्याख्यात भी व्यू मिरर से यह सब देख रहा था, लेकिन उसने बस कार चलाने पर फोकस किया। अचानक अभिवंत ने अकीरा के गाल को जोर से पकड़ लिया और उसे अपने और ज्यादा करीब कर लिया। अभिवंत ने अपने मन में सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में और कौन है, कम से कम वह अभी सिर्फ उसकी है और आगे भी फ्यूचर में वह बस उसकी रहेगी। इतना सोचकर उसने अकीरा की आंखों में देखा। लिटिल गर्ल, यू आर माइन। अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की कोशिश की तो पता नहीं गुस्से में क्या कर दूंगा। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आराम से अकीरा के गाल को अपनी सख्त उंगलियों से सहलाया। अकीरा जो अभिवंत की आंखों में देख रही थी, उसे साफ तौर पर अभिवंत की आंखों में उसके लिए पजेसिवनेस दिखाई दे रही थी। अभिवंत ने अकीरा के मुंह पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, लिटिल गर्ल, किस मी। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा उसे घूर कर देखने लगी। जब काफी देर तक अकीरा ने उसे किस नहीं किया तो अभिवंत ने ही आगे बढ़कर अपने होठों से अकीरा के होठों को छू लिया। वह उसे किस कर पाता उससे पहले ही। व्याख्यात जो व्यू मिरर से यह सब देख रहा था, वह एकदम से हैरान हो गया और घबराहट में उसने अचानक से कार के ब्रेक लगा दिए, जिस कारण कार घसीटते हुए एकदम से रुक गई। अकीरा जो आगे सीट से टकराने वाली थी, लेकिन सही समय पर अभिवंत के पकड़ने से वह बच गई। अभिवंत ने गुस्से से व्याख्यात को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुम कार चलाना भूल गए हो, तुम्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। व्याख्यात अभिवंत की बात से समझ गया कि वह कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहा है, इसलिए उसने घबराते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा और अभिवंत से बोला, सॉरी बॉस, वह मेंशन आ गया था, इसलिए मैंने कार के ब्रेक लगा दिए। शायद कार में कुछ खराबी होने की वजह से यह सब हो गया। अकीरा के गाल तो शर्म से लाल हो चुके थे। बाहर मेंशन को देखकर वह जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर मेंशन के अंदर भाग गई। वहीं अभिवंत अभी भी व्याख्यात को गुस्से से घूर रहा था। उसकी वजह से उसकी सारी किस खराब हो गई। यह देखकर व्याख्यात ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कम टू माई स्टडी रूम। इतना बोलकर अभिवंत भी गुस्से से कार से निकलकर अपने स्टडी रूम में चला गया। वहीं अकीरा जल्दी से दरवाजा खोलकर रूम में आई और दरवाजे को बंद करके बेड पर पिलो में अपना मुंह छुपाकर लेट गई। यह पहली बार नहीं थी जब अभिवंत ने उसे किस किया था, लेकिन आज अभिवंत के उसके हल्के से होंठ छूने से ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। अकीरा अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी, जिससे अकीरा का ध्यान अपने मोबाइल पर चला गया। अकीरा ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर देखा तो निहाल ने उसे एक वीडियो भेजी हुई थी। यह देखकर अकीरा के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई और उसने वह वीडियो खोली। मौसम चेंज होने की वजह से रात को ठंड हो रही थी। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और शिरीन तीनों नदी के सामने घुटनों के बल बैठे ठंड से कांप रहे थे। 3 बॉडीगार्ड्स डंडा लेकर तीनों के पीछे खड़े थे। जैसे ही वह उठने को होते, बॉडीगार्ड्स उनके पैरों पर डंडा मार देते, जिस कारण वह फिर से वैसे ही बैठ जाते। घुटनों के बल बैठे बैठे भी उन तीनों के पैर दर्द होने लगे थे, लेकिन इस बात से बॉडीगार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर अकीरा खुशी से हंसी और उसने अपना व्हाट्सएप खोला। ऊपर ही उसे अपने फैमिली का एक ग्रुप दिखाई दिया, जिसके अंदर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। थोड़ी देर तक झिझक के बाद अकीरा ने अपना फैमिली ग्रुप खोला, जिसमें एक आदमी उसके बारे में पूछ रहा था। यह देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ग्रुप में मैसेज करे या नहीं। तभी उसका फोन बजा। अकीरा ने देखा तो उसके चाचा का कॉल आ रहा था। अकीरा ने झट से उनका कॉल उठ लिया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, चाचा जी। कॉल के दूसरी तरफ से अकीरा को एक आदमी की शांत आवाज सुनाई दी। अकीरा बेटा, तुम ग्रुप में ऑनलाइन हो। मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ बेटा? अकीरा ने उम्मीद नहीं की थी कि वह पहचान जाएंगे कि वह ऑनलाइन है, जिस कारण वह थोड़ी शर्मिंदा भी महसूस कर रही थी। अपने चाचा जी से बात करते हुए अकीरा को अपने दादाजी की भी याद आती है और उसके साथ ही उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद आता है।
जब उसके दादाजी की ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई थी, तो सारा इल्जाम उसके चाचा के परिवार पर आ गया था और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। अकीरा अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जो उससे बोल रहे थे, अकीरा, बेटा बताओ ना, किसी ने तुम्हें धमकाया है क्या? अनीश, शिरीन, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अकीरा ने जल्दी से अपने चाचा को प्यार से मना करते हुए कहा, नहीं चाचा जी, मुझे बस आपकी याद आ रही थी। अकीरा की बात सुनकर देवांश जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, पागल, जब तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें हमेशा बोला हमारे पास आ जाओ, लेकिन तुम। इतना बोलकर देवांश जी बीच में ही रुक गए। वह इस मामले के कारण अकीरा से लड़ाई नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अकीरा को समझाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी और तुम्हारा भाई, हम तीनों 2 मंथ तक मुंबई से बाहर रहेंगे काम के सिलसिले में। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अपनी चाची के पास चले जाना। अपने चाचा की बात सुनकर अकीरा अपनी चाची के बारे में सोचने लगी और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वह फीकी पड़ गई। उसने बस हाँ में जवाब दिया और अकीरा ने बात बदलते हुए बोली, चाचा जी, आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दीजिए, मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, अभी फिलहाल ही मौसम चेंज हो रहा है, आप अपना ध्यान रखना। जिसके जवाब में देवांश जी ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो बेटा, हम सब ठीक हैं। देवांश जी अकीरा को अपनी चिंता करते देख खुश थे। उनकी भतीजी बड़ी हो गई है और समझदार भी। फोन रखने से पहले अकीरा ने अपने चाचा जी से कुछ देर तक और बातचीत की। 5 मिनट बाद अकीरा के फोन पर एक मैसेज आया। अकीरा ने खोलकर देखा तो उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, उसका मैसेज था और उसके साथ उसके चाचा देवांश जी का मैसेज भी था। अकीरा, बेटा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम्हें जरूरत पड़े तो इन्हें यूज कर लेना, और अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के मुझसे या अपने भाई से बोल देना। हम जो भी कमाते हैं सब हमारी छोटी राजकुमारी के लिए ही तो है। यह देखकर अकीरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने अपने चाचा के दिए हुए पैसे एक्सेप्ट कर लिए और उन्हें थैंक यू का मैसेज करा। सुबह से बहुत ज्यादा थके होने के कारण अकीरा को पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई। आधी रात को अभिवंत रूम में आया। उसने देखा अकीरा आराम से सो रही है। यह देखकर उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। अकीरा को अपनी बाहों में लेकर अभिवंत ने उसके माथे पर किस किया और उसे पता ही नहीं चला अकीरा को देखते हुए उसे कब नींद आ गई। अगली सुबह अकीरा के उठने से पहले ही अभिवंत उठ गया था। 9 बजे अकीरा अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। अपने मोबाइल में टाइम देखकर अकीरा ने अपने सिर पर मारा और जल्दी से नहा धोकर नीचे हॉल में आ गई। अभिवंत सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। यह देखकर अकीरा ने अपना मुंह बना लिया और टेबल के पास जाकर एक ग्लास में पानी डालकर उसे पीने लगी। पानी पीने के बाद अकीरा ने बटलर से टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने को बोला। जल्दी ही ब्रेकफास्ट लग गया। अभिवंत भी अपना लैपटॉप बंद करके अपनी हेड चेयर पर अकीरा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी व्याख्यात धीरे धीरे चलते हुए मोबाइल लेकर अभिवंत के पास आया, क्योंकि रात में अभिवंत ने व्याख्यात को पूरे 2 घंटे ग्राउंड के चक्कर लगवाए थे, जिस कारण उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, खासकर पैरों में। व्याख्यात ने अभिवंत के सामने मोबाइल करके धीरे से कहा, बॉस, मैडम टॉप सर्च पर हैं। अभिवंत ने व्याख्यात के हाथ से मोबाइल लिया और अपने सामने स्क्रीन पर चल रहे आर्टिकल को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गए। अभिवंत का इस तरह का रिएक्शन देखकर अकीरा की एक आईब्रो ऊपर उठ गई और उसने अभिवंत से मोबाइल मांगते हुए कहा, दिखाओ मुझे। अभिवंत ने बिना किसी ना नुक्कर के अकीरा को मोबाइल दे दिया। अकीरा ने जब आर्टिकल देखा तो उसकी आंखें खुद ब खुद छोटी हो गईं। एक लंबा सा आर्टिकल किसी रिपोर्टर ने अकीरा के ऊपर लिखा था। अकीरा ने उस आर्टिकल पर क्लिक किया और उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, रिपोर्टर, मैं यहाँ पर किसी को बड़ा या छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि लोगों के सामने जो सच है वह लाना चाहता हूँ। मिस अकीरा शर्मा ने अपनी खुद की बहन मिस शिरीन की जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि अपने खुद के माता पिता को भी मिस अकीरा शर्मा ने उनके घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन पहले मिस शिरीन, जो कि एक लड़की है, उनके स्कैंडल में जो कुछ भी हुआ सब मिस अकीरा शर्मा का किया हुआ था। वह जानबूझकर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। आखिर उनकी क्या दुश्मनी है अपनी ही बहन से, जो उन्होंने मिस शिरीन के खिलाफ यह सब किया। कंटिन्यू। अब आगे क्या होगा? क्या करेगी अकीरा? क्या अभिवंश उसकी मदद करेगा? कौन है ये रिपोर्टर जिसने अकीरा के खिलाफ ये आर्टिकल लिखा? क्या ये सब कुछ शिरीन का करा हुआ है? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।